चूँकि अब हमारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, जिससे हमें थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा समय मिला है, जिसको हम एक अपनी प्रिपरेशन को अच्छा उसको मौका दे सकते हैं, ताकि हम अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर सकें। और इसी क्रम में हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और जिनको आप और अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कोई सुझाव हमें बताने में आपको लगे कि यहाँ हम और बेहतर कर सकते हैं अपनी आपको प्रिपरेशन कराने में या कुछ वीडियोस में, तो आप हमें सुझाव दीजिए। एंड अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आए और हमारा वर्क अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, देन आप प्रिपरेशन अच्छी खासी किए होंगे। और तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगे कि नहीं मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ, देन आप उसको पॉज़ करके देख लीजिए। और अगर आपको लगे मैं स्लोली कर रही हूँ, तो आप उसको स्पीड डबल या 1.5 ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका थॉट नंबर 1 है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, विधि निर्माण यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा है या जो हमारे कानून बनते हैं, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। थॉट नंबर 2, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी ना तो फर्स्ट एंड ना तो सेकंड है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें 1 एंड 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। संघ सरकार के संबंध में यानी संघ जो सरकार है वो कैसे वर्क करती है, संघ सरकार यानी केंद्र एंड राज्य की मिला के। तो आपको बताना है इसमें थॉट नंबर 1, एन गोपाला स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। यहाँ थॉट नंबर सेकंड है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट एंड ना ही सेकंड है। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही है ऑप्शन नंबर वी है, ओनली 2 है। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 29। तो इसका जो आंसर है निजता के अधिकार किस में संरक्षित है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो आपका थॉट है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता हो। ओके, इसका जो सेकंड जो फैक्ट है वो ये बता रहा है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। आपको बताना है ये राइट और रॉन्ग। और इसका जो थर्ड जो विचार है, थॉट है, वो ये है,
वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 का आपको अब दोबारा पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3, ऑप्शन नंबर 2 and 3। तो इसका जो आंसर सही है वो सही है क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर जो सही है ओनली 2 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कुछ मैं आंसर गलत बता रही हूँ या कोई आपको सजेशन देना है बेहतर, आप प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में इसका पूरा ध्यान रखूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट UN हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ठीक है। इसका दूसरा जो कथन है, शहर का जो अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने से रिक्लेम कहते हैं एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। शहर का अधिकार इसमें क्या है? थर्ड जो कथन है इसमें शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। तो इसमें आपने एक्चुअली ये शहर के अधिकार से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर भी 1 है, ए है ओनली 1, ऑप्शन नंबर भी ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 2 and 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है 2 and 3। 2 and 3 आप दोबारा देख सकते हैं 2 and 3 में क्या है। तो मैं अगले क्वेश्चन पर जाती हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की उसकी नीड नहीं है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्योंकि एक्सप्लेन करने पे टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है, आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। कथन 1 क्या है, हम अगेन पढ़ते हैं। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ऑप्शन नंबर 2, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो आपको इसका आंसर पता होगा। हम ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वो है बी, यानी कि ओनली सेकंड। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
ऑप्शन नंबर 2, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसमें ऑप्शंस में बताने हैं कौन है। तो ऑप्शन ए ओनली 1, 2, ऑप्शन बी ओनली 2, एंड ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नॉर 1 नॉर 2। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आंसर जो है, इसका आंसर है हमारा 7 का, मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन हम इसका ऑप्शन नंबर सी, मुझे जहाँ तक मुझे याद है वही सही है। आप लोगों को लगे तो आप करेक्ट करिएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है, यानी नोडल एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन ए है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायत राज मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होना है। जब जनजाति से रिलेटेड बात हो रही है तो इसका जो नोडल केंद्रक होगा वो जनजातीय कार्य मंत्रालय ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो क्वेश्चन आप अगेन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम इसके ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 28, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 44। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है, और इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 14। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर बी संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों को निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार न्यायालयों पर प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। ये है पूछ रहा है कि संघीय, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारा राज्य सरकार में जो व्यवस्था है वो स्वरूप जो है वो संघीय है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ये हमें कैसे पता चलता है। ये एक्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। और जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं आपके, उनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो राज्य शब्द को सबसे सटीक सटीक उसकी डेफिनेशन है। तो इसका ए जो है वो ये बता रहा है स्टेटमेंट ए, व्यक्तियों का एक समुदाय। राज्य क्या है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन नंबर बी,
एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने अथवा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था में रहते आए हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था और इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा सही है। इसका राज्य सरकार को जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे सही तरीके से डिफाइन करता है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। निश्चित भूभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे स्टेटमेंट है जिससे हमें यह पता चलेगा कि भारतीय न्यायपालिका के मामले में सबसे सटीक डेफिनेशन किसकी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है पूर्व अनुमति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। न्यायपालिका से रिलेटेड स्टेटमेंट थे, आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नॉर 1 नॉर 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 1 एंड 2 जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संबंध में हम लोग जो हमारे पास स्टेटमेंट है 3 उनमें हमें भारत को डिफाइन करना है कि कौन सी सटीक बात है भारत के संबंधित में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। स्टेटमेंट नंबर 2, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ऐसा है क्या? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है? आपको बताना है। हम इसके ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 13 और इसमें जो सही है वो हमारा है ओनली 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन नंबर ए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचित सरकार, ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का पृथक्करण।
तो जो हमारा इसका सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, शक्तियों का पृथक्करण। आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि नहीं सही से सुना है, आप वापस दोबारा उसे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किस बात का उल्लंघन करता है? ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी कल्याण की अवधारणा। तो आपको इसको बताना है कि 15 नंबर है और इसके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। हमारे कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिसका ये उल्लंघन करता है धन का केंद्रीकरण कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति के अधिकार को अब किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? हमें स्टेटमेंट दिए उसमें से कोई एक चुनना है। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार, यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्या ऐसा है? ऑप्शन नंबर बी यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर सी यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या है? डी तो नहीं होना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिकता स्थिति क्या थी? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, एंड ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। तो इसका जो 26 जनवरी 1950 को जो सही से डिफाइन कर रहा है हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमने यहाँ पर 2021 में आए हुए एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हुए हैं और उम्मीद है आपको हमारा काफ़ी पसंद आया होगा ये सीरीज़। और अगर कोई आपको लगा कि नहीं इसमें बेहतर ये सजेशन हो सकता है, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और हमें मेरे चैनल को लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए एंड ऐसे ही रोज़ रोज़ सीरीज़ आपको मिल सके इसके लिए हमें थोड़ा मोटिवेट करिए। और बस देखने के लिए थैंक यू एंड